सदानंद गौड़ा खड़े हो गए हैं अपना रेल बजट पेश करने के लिए। हमारी खबर यह है कि कांग्रेस के सांसद वहां पर कुछ विरोध भी करेंगे। विरोध कितना पुरजोर होगा अभी आपको सीधे तस्वीरें दिखा रही टिप्पणियां होती है वो वास्तव में अशोभनीय है। मैं भी उससे चिंतित हूं। मैं इतना ही कहूंगी, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने इस तरीके से टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हम सभी की दृष्टि से वो ठीक होगा और इससे हमारे देश के भीतर और बाहर भी सांस्कृतिक मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इस प्रकार आघात होता है। ये स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। मैं चाहूंगी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम सभी प्रयास करें। बार बार ऐसी टिप्पणियां नहीं हो, इसलिए हम सब सावधानी लें। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। मैं सब नहीं, रेल बजट प्लीज। Madam Speaker, I rise to present before this august House the statement of estimate, receipts and expenditure for the year 2014-15 for railways. As I stand in this temple of democracy, I owe this opportunity to the people of this country who have elected us to represent them and to shape their destiny. I am grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having reposed his faith in me and entrusting this huge responsibility करने की बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने का वादा करता हूं और न केवल भारतीय रेल का नेतृत्व करने बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक प्रगतिशील भारत के निर्माण का हर संभव प्रयास करने का भी वचन देता हूं। मुझे अपना पहला रेल बजट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारतीय रेल देश का अग्रणी वाहक होने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद और आत्मा भी है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है यह बजट प्रस्तुत करते हुए और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की हमारी आत्मा है। उत्तर में बारामूला से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में ओखा से लेकर पूर्व में लेखापानी तक देश के प्रत्येक नागरिक के दिलों में इसकी गूंज सुनाई देती है। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेल सभी क्षेत्रों, वर्गों और मजहबों से परे है और इसमें एक लघु भारत सफर करता है। बेंगलुरु की गलियों के एक आम आदमी से लेकर कोलकाता में मछली विक्रेताओं तक तथा चहल पहल भरे निजामुद्दीन स्टेशन तक हर जगह आपको उस देश का नागरिक भारतीय रेलवे से यात्रा करने के लिए बेताब मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मुझे पदभार ग्रहण करते हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ है, मेरे पास माननीय संसद सदस्यों, सरकार में मेरे सहयोगियों, राज्यों, स्टेक होल्डरों, संगठनों और देश के विभिन्न कोनों से नई गाड़ियां, नई रेल लाइनों और बेहतर सुविधाओं के लिए अनुरोधों और सुझावों की बाढ़ सी आ गई है। मैं जानता हूं कि हर कोई यह महसूस करता है कि उनके पास उन सभी चुनौतियों का समाधान हो जिनका सामना भारतीय रेलवे कर रही है। इस विशाल संगठन की भारी जटिलताओं और समस्याओं से परिचित होने से पहले मेरी ऐसी ही धारणा थी। अब मैं रेलवे मंत्री के रूप में इन अपेक्षाओं को पूरा करने में अपनी बड़ी जिम्मेदारियों से अभिभूत हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कौटिल्य के निम्नलिखित शब्दों का स्मरण होता है। प्रजा सुखे सुखम रजा प्रजानाम च हिते हितम to priyam hitam. This translates. इसका मतलब है जनता की खुशियों में शासक की खुशी निहित होती है। उनका कल्याण उसका कल्याण होता है। जिस बात से शासक को खुशी होती है वह उसे ठीक नहीं समझेगा, परंतु जिस किसी से जनता खुश होती है शासक उसे ही ठीक समझेगा। ऐसा कौटिल्य का कहना था। भारतीय रेल इस उपमहाद्वीप के 7,172 से अधिक स्टेशनों को जोड़ते हुए प्रतिदिन 12,617 गाड़ियों में 23 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को ढोती है। यह प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया की संपूर्ण जनसंख्या को ढोने के बराबर है। हम 7,421 से अधिक मालगाड़ियों में प्रतिदिन लगभग 3 मिलियन टन माल ढोते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 बिलियन टन माल यातायात से अधिक लदान कर चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की रेलों के सेलेक्ट क्लब में भारतीय रेल को प्रवेश करने की उपलब्धि हासिल है। अब मेरा लक्ष्य विश्व में सबसे अग्रणी वाहक के रूप में उभरने का है। अध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानती हैं, भारतीय रेल यात्रियों को ढोने के अतिरिक्त कोयला भी ढोती है। यह स्टील की ढुलाई करता है, यह सीमेंट की ढुलाई करता है, यह नमक की ढुलाई करता है, यह खाद्यान्नों और चारे की ढुलाई करता है, यह दूध की भी ढुलाई करता है।
और यहाँ पर हम हर चीज को ढुलाई करते हैं और यह कभी भी ना नहीं कहता। मुझे लगता है कि यदि कुछ भी चीज है हम उसको ढो के ला जाते हैं। यह हमारा पूरे राष्ट्र की हम रीढ़ की हड्डी है और हम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां तक देश की सुरक्षा का संबंध है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हम प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों को ढोते हैं, लेकिन अभी भी काफी जनता ऐसी है जिन्होंने अभी तक रेलगाड़ी में पैर तक नहीं रखा है। हम औद्योगिक समूहों को पत्तनों और खादानों से जोड़ते हुए प्रतिवर्ष 1 बिलियन टन से अधिक माल यातायात कर लादान करते हैं, लेकिन अभी भी कई अंदरूनी भाग रेल संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यद्यपि विगत वर्षों में माल यातायात व्यापार निरंतर बढ़ रहा है, भारतीय रेल देश में सभी साधनों से ढोए जाने वाले कुल माल यातायात का 31% को ही ढोती है। अध्यक्ष महोदय, विविध किस्म की जिम्मेदारियां निभाने वाले इस प्रकार के विशाल संगठन से एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में आमदनी अर्जित करने के साथ साथ एक कल्याणकारी संगठन के रूप में भी कार्य करने की उम्मीद की जाती है। ये दो कार्य रेल पथ की दो पटरियों के समान है, जो हालांकि साथ साथ चलती है लेकिन कभी मिलती नहीं है। अभी तक भारतीय रेल इन दो विरोधात्मक उद्देश्यों में संतुलन बनाते हुए इस कठिन कार्य को निभाती रही है। 2001 में सामाजिक सेवा दायित्व सकल यातायात प्राप्तियों के 9.4% से बढ़कर 2010-11 में 16.6% हो गया। 2012-13 में इस प्रकार का दायित्व 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया। इस वर्ष का कुल निवेश अर्थात बजटीय स्रोतों के अंतर्गत योजना परिव्यय 35,241 करोड़ रुपए था। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक दायित्वों पर बजटीय स्रोतों के अंतर्गत अपनी योजना परिव्यय के आधी से ज्यादा राशि खर्च करने वाला कोई भी संगठन अपने विकास कार्यों के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त संसाधन जुटा सकता है। हमारे यहाँ पर 1.16 लाख किलोमीटर लंबाई का कुल रेल पथ 63,870 सवारी डिब्बे, 2.4 लाख से अधिक माल डिब्बे और 13.1 लाख कर्मचारी हैं। इसके लिए ईंधन, वेतन और पेंशन, रेल पथ एवं सवारी डिब्बा अनुरक्षण और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संरक्षा संबंधी कार्यों पर खर्च की आवश्यकता होती है। वर्ष 2013-14 में सकल यातायात आमदनी 1,49,558 करोड़ रुपए और कुल संचालन व्यय 1,30,321 करोड़ रुपए था, जिसका परिचालन अनुमानतः लगभग 94% बनता है। अध्यक्ष महोदय, इससे पता चलता है कि अर्जित किए गए प्रत्येक रुपए में हम 94 पैसा परिचालन पर खर्च कर देते हैं। हमारे पास अधिशेष के रूप में 6 पैसा ही बचता है। यह राशि कम होने के अलावा किरायों में संशोधन न किए जाने के कारण इसमें निरंतर गिरावट आई है। अनिवार्यतः किए जाने वाले लाभांश और लीज प्रभारों के भुगतान के बाद वर्ष 2007-8 में यह अधिशेष 11,754 करोड़ रुपए था और मौजूदा वित्त वर्ष में 602 करोड़ रुपए का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, रेलों द्वारा इस प्रकार जुटाए गए इस तरह की बहुत ही कम अधिशेष द्वारा संरक्षा क्षमता बढ़ाने, अवसंरचना, यात्री सेवाओं और सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है। मात्र चालू परियोजनाओं के लिए ही 5 लाख करोड़ रुपए अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं और इसमें अपेक्षित राशि अधिशेष के रूप में उपलब्ध राशि के रूप में भारी अंतर आ जाता है। यद्यपि इस अंतर को पाटने के लिए विवेकपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए थे, परंतु जो टैरिफ नीति अपनाई गई उसमें युक्ति संगत दृष्टिकोण की कमी रही। यात्री किरायों को लागत में कम से कम रखा गया और इस प्रकार पैसेंजर गाड़ी के परिचालन में हानि हुई। यह हानि बढ़ती रही और 2000-2001 में प्रति पैसेंजर किलोमीटर 10 पैसे से बढ़कर 2012-13 में 23 पैसे हो गया। दूसरी ओर माल भाड़ा दरों को समय समय पर बढ़ाया गया और उन्हें ज्यादा रखा गया ताकि पैसेंजर सेक्टर में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति की जा सके। परिणाम स्वरूप माल यातायात निरंतर रेलवे में छूटता गया। विगत 30 वर्षों में कुल माल यातायात में रेलवे का हिस्सा निरंतर कम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि कुल माल यातायात में रेलवे का हिस्सा कम होना राजस्व की हानि जैसा है। अध्यक्ष महोदय, यह बताने के बाद कि किस प्रकार राजस्व को गंवाया गया, मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार निवेश में दिशाहीनता रही। परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिए जाने के बजाय उन्हें स्वीकृत कर देने पर ध्यान दिया गया। पिछले 30 वर्षों के दौरान
1,57,883 करोड़ रुपए मूल्य की 676 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इनमें से केवल 317 परियोजनाओं को ही पूरा किया जा सका और शेष 359 परियोजनाओं को पूरा किया जाना बाकी है, जिन्हें पूरा करने के लिए 1,82,000 करोड़ रुपया अपेक्षित है। पिछले 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की 99 नई लाइन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया, जिनमें से आज की तारीख तक मात्र एक परियोजना को ही पूरा किया गया है। वास्तव में इसमें 4 परियोजनाएं तो ऐसी हैं जो 30 वर्ष तक पुरानी हैं, परंतु वे किसी न किसी कारण से अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जितनी अधिक परियोजनाओं को हम इसमें जोड़ देंगे, हम उनके लिए उतना ही कम संसाधन मुहैया करा पाएंगे और उन्हें पूरा करने में उतना ज्यादा समय भी लगेगा। यदि यही प्रवृत्ति जारी रखी गई तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि और अधिक हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे और मुश्किल से ही कोई प्रतिफल मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं कि क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं। अति संस्कृत नेटवर्क में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए दोहरीकरण और तिहरीकरण के लिए किए जाने वाले निवेश से रेलों को धन प्राप्त होता है। दूसरी ओर नई लाइनों का निर्माण करने से अधिकांशतः परिचालनिक लागत से भी पूरी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसके अनुरूप मांग नहीं होती। पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेल ने 3,738 किलोमीटर नई लाइनों को बिछाने के लिए 41,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। दूसरी ओर इसने 50 किलोमीटर के दोहरीकरण के लिए मात्र 18,400 करोड़ रुपए ही खर्च किए। यद्यपि प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए प्राथमिकता वाला कार्य था। संयोग से मैं भारतीय रेल के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई निम्नलिखित बात को यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। मैं इसे तब तक नहीं समझ पाया जब तक मुझे इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी। आपने ऐसे किसी व्यापार के बारे में नहीं सुना होगा जिसका एकाधिकार हो, जिसका ग्राहक आधार लगभग 125 करोड़ हो, जिसकी 100% बिक्री अग्रिम भुगतान पर होती हो और इसके बावजूद उसके पास धन का अभाव है। अध्यक्ष महोदय, यही भारतीय रेलवे की कहानी रही है। अध्यक्ष महोदय, रेलवे द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना कोई मुद्दा नहीं है, परंतु सामाजिक जरूरत के नाम पर लोक लुभावन परियोजनाओं का चयन किया गया, जिनसे रेलवे को मुश्किल से कोई राजस्व प्राप्त हुआ। सामाजिक दायित्व के नाम पर अलाभप्रद परियोजनाओं पर निवेश किया जाना जारी रहा। समग्रतः देखा जाए तो कई वर्षों तक न तो परियोजनाओं से रेलवे को कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ और न ही पूरी तरह से सामाजिक दायित्व को पूरा किया गया। इस त्रुटिपूर्ण प्रबंधन और उदासीनता से बहुत वर्षों से रेलवे धर्म की भारी तंगी का सामना कर रही है, जो स्वर्णिम दुविधा के दशक और व्यवहारता की दुविधा का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि मेरे पूर्ववर्ती सम्मानित मंत्री भी इस अनिश्चितता की स्थिति से परिचित थे, परंतु उनके द्वारा इन परियोजनाओं की घोषणा करते समय सदन में बजने वाली तालियां सुनने से प्राप्त होने वाले नशे का वे परित्याग न कर सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नई परियोजनाओं की घोषणा करके मैं भी इस सम्मानित सदन से तालियां पा सकता हूँ, परंतु यह कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं इस संगठन के प्रति अन्याय करना होगा। मेरी इच्छा है कि रेल की स्थिति में सुधार लाकर मैं वर्ष भर तालियां पाता रहूं। भारतीय रेल की इस शोचनीय स्थिति को तत्काल ठीक किए जाने की आवश्यकता है। कुछ सुधारात्मक उपायों जिनकी मैंने योजना बनाई है में एक उपाय किरायों में संशोधन का रहा। जैसा कि कहा गया है, दवा खाने में तो कड़वी लगती है, लेकिन उसका परिणाम मधुर होता है। इस किराया संशोधन से भारतीय रेलवे को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बहरहाल, स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क को पूरा करने के लिए हमें 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की और केवल एक बुलेट गाड़ी चलाने के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदया, क्या यह उचित होगा कि इन निधियों की व्यवस्था करने के लिए किरायों और माल भाड़ों की दरों में वृद्धि की जाए और उसका बोझ जनता पर डाला जाए? अब सुनिए, मेरी बातों को सुनिए प्लीज कृपया। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं केवल भारी वृद्धि पर यह अवास्तविक है, इसलिए इन निधियों की व्यवस्था करने के लिए मुझे वैकल्पिक उपायों पर सोचना होगा।
रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों का उपयोग। अध्यक्ष महोदया, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन सराहनीय है और इनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। मैं रेलवे की अवसरचनात्मक परियोजनाओं में रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष निधियों को निवेश करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आकर्षक प्रतिफल की प्राप्ति होगी। घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जरिए रेल अवसंरचना में निजी निवेश। रेलवे सेक्टर की उन्नति रेल अवसंरचना में निवेश करने के लिए पूरी तरह से निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंतरिक राजस्व स्रोत और सरकारी वित्त पोषण अपर्याप्त हैं। इसलिए रेल सेक्टर में एफडीआई की अनुमति के लिए रेल मंत्रालय को मंत्रिमंडल का अनुमोदन चाहिए। रेलवे परिचालन के अलावा तीसरा स्रोत सार्वजनिक निजी भागीदारी है। संसाधनों को जुटाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के संबंध में कई बार चर्चा हुई है। रेलवे एक व्यापक पूंजी वाला सेक्टर होने के बावजूद रेलवे को पीपीपी माध्यम के जरिए उल्लेखनीय ढंग से संसाधन जुटाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदया, इस संबंध में मैं ईमानदारी से सही दिशा में कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। बड़ी संख्या में भावी परियोजनाओं को पीपीपी माध्यम के जरिए पूरा करने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें हाई स्पीड रेल शामिल है, जिसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदया, संसाधन जुटाने के अलावा रेलवे संबंधी योजना और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को युक्तिसंगत ढंग से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं निम्न उपाय का प्रस्ताव करता हूँ। नियर प्लान हॉलिडे अप्रोच, चालू परियोजनाओं की प्राथमिकता और उन्हें पूरा करने के लिए समय सीमा का निर्धारण, रेल अवसंरचना हेतु निधि जुटाने के लिए तंत्र की संकल्पना, परियोजना कार्यान्वयन के लिए निर्णय लेने में सहायक प्रणाली, खरीद प्रक्रिया में नीति संबंधी भागीदारी और पारदर्शिता, आयातित उत्पादों का बड़े पैमाने पर देशीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संरक्षा मानक अपनाना और दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन सेंटर की स्थापना, रेल इंजनों, सवारी डब्बों और वैगन लीजिंग मार्केट के विकास को प्रोत्साहन देना। अब अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के समक्ष वर्ष 2013-14 के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा। अंतरिम बजट प्रस्तुत किए जाने और पिछली फरवरी में लेखानुदान पारित किए जाने के बाद से वित्तीय स्थिति बदली है। महोदया, रेलवे पर 1050.18 मिलियन टन की ढुलाई की गई। माल आमदनी केवल 94 करोड़ रुपए कम रही। साथ ही आरंभिक यात्री यातायात भी संशोधित लक्ष्य की तुलना में 26 मिलियन कम था और यात्री यातायात से आमदनी संशोधित लक्ष्य की तुलना में 968 करोड़ रुपए कम रही। कुल मिलाकर यद्यपि सकल यातायात प्राप्तियों में 12.98% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 1,39,558 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन यह संशोधित लक्ष्य 942 करोड़ रुपए कम रही। दूसरी ओर साधारण संचालन व्यय 97,571 करोड़ रुपए था, जो 511 करोड़ रुपए अधिक था। कम प्रावधान को वास्तविक खर्च के अनुरूप बढ़ाने के लिए पेंशन निधि में विनियोजन बढ़ाना पड़ा। परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में 7,943 करोड़ रुपए के सरप्लस के बजाय वस्तुतः सरप्लस 3,783 करोड़ रुपए था, अर्थात इसमें 4,160 करोड़ रुपए की कमी हुई। यह स्थिति 8,010 करोड़ रुपए की लाभांशदायिता पूरी करने के बाद है। 2013-14 की योजना में 14,496 करोड़ रुपए के संशोधित लक्ष्य की तुलना में आंतरिक तौर पर 11,710 करोड़ रुपए सृजित किए गए। इसमें 2,786 करोड़ रुपए की कमी हुई। सरल भाषा में वर्ष 2013 में के संशोधित अनुमानों की तुलना में यातायात वृद्धि में गिरावट आई। बहरहाल खर्च में वृद्धि हुई और यह अनुमान की तुलना में अधिक था। परिचालन अनुपात में संशोधित लक्ष्य की तुलना में 2.7% की गिरावट आई और 2013-14 के वित्त वर्ष के अंत में 93.5% तक पहुंच गया। जहां तक 2013-14 की हमारी योजना व्यय का संबंध है, यह मुख्यतः पीपीपी लक्ष्यों के फलीभूत न होने के कारण 59,359 करोड़ रुपए के संशोधित लक्ष्य से कम रहा। अध्यक्ष महोदया, अब मैं इस सदन के समक्ष वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। 2014-15 के लिए बजट अनुमान।
अर्थव्यवस्था में और अधिक वृद्धि की उम्मीद करते हुए मैं 1,64,374 करोड़ रुपए की कुल आमदनियों की आशा करता हूं और कुल व्यय के रूप में 1,49,176 करोड़ रुपए निर्धारित करता हूं। मुझे माल यातायात में 4.9% की वृद्धि की आशा है, जो वर्ष 2013-14 की तुलना में 51.07 मिलियन टन बढ़कर 1,101.25 मिलियन टन हो जाएगा, जो पहले 2 महीनों के रुझान पर आधारित है। मुझे यात्री यातायात में 2013-14 के ऊपर मामूली वृद्धि की उम्मीद है। माल यातायात से 1,05,770 करोड़ रुपए और यात्री यातायात से 44,645 करोड़ रुपए आमदनी होने का अनुमान है। 25/6/2014 से लागू किरायों में वृद्धि से रेलवे को राहत मिली है, जो भले ही कम हो लेकिन बहुत जरूरी थी। मैंने मासिक सीजन टिकट के किरायों में संशोधन करने संबंधी उपनगरीय यात्रियों के अनुरोध पर विचार किया है। इस वजह से होने वाली राजस्व की हानि लगभग 610 करोड़ रुपए होगी। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय सदन द्वारा मंजूरी दी गई है, यात्री किरायों और माल भाड़े में आवधिक संशोधन ईंधन की कीमतों के संशोधनों से जोड़ा जाएगा, ताकि ईंधन की लागत में वृद्धि से रेलवे राजस्व को सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदया, कुल व्यय में से साधारण संचालन व्यय 1,12,649 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है, जो 2013-14 की तुलना में 15,078 करोड़ रुपए से अधिक है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि और कर्मचारी लागतों में वृद्धि की वजह से ऐसा करना आवश्यक हो गया है। वर्ष 2013-14 में पेंशन व्यय में लगभग 16% की वृद्धि हुई है। इसी रूप को ध्यान में रखते हुए पेंशन के लिए 28,850 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण सड़क संरक्षा कार्यों के लिए पूंजी के रूप में 1100 करोड़ रुपए और डीजल उपकर से रेलवे के हिस्से के रूप में 273 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय समर्थन देने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मुख्यतः इस उपाय और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयासों के कारण मैं बजटीय स्रोतों के अंतर्गत योजना परिव्यय को बढ़ाकर 47,650 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं, जो 2013-14 की तुलना में 9,383 करोड़ रुपए अधिक हैं। इस उच्चतर योजना परिव्यय का बड़ा हिस्सा संरक्षा संबंधी कार्यों को जाता है, जो हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता भी है। जैसा कि मैंने योजना परिव्यय का आंतरिक संसाधन घटक अंतरिम स्तर को बढ़ा दिया है, इसलिए मैं भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से बाजार से उधार घटाकर 11,790 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अधिकांश रेल परियोजनाओं की समयावधि बढ़ने और परिणाम स्वरूप लागत बढ़ना वर्षों से रेलवे के लिए अत्यधिक चिंता का विषय रहा है। मैं प्राथमिकता और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा वर्ष के दौरान पूरा करने के हेतु लक्षित परियोजनाओं के लिए पूर्ण वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने 30 प्राथमिकता वाले कार्यों को उनकी समय से प्रगति के लिए पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित किया है। उपलब्ध संसाधनों का संरक्षा और गाड़ी परिचालन में क्षमता संवर्धन तथा साफ सफाई पर बल देते हुए यात्रियों के लिए सुविधाओं और सेवाओं में सुधार जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए मेरे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इस बजट के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति दें। मैं उन कदमों के बारे में करूंगा जिनमें यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। यात्री सुख सुविधाओं के रूप में भारतीय रेल सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पीपीपी के माध्यम से ऊपरी पैदल पुल, एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था करने पर विचार करती है। भारतीय रेल इस वर्ष रेलवे स्टेशनों पर पानी की आपूर्ति, प्लेटफॉर्म, शेल्टर, शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेगी। निजी संगठनों के माध्यम से यात्री सुविधाएं। भारतीय रेल सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बैटरी चालित कार्ड शुरू करने का प्रस्ताव करती है, ताकि भिन्न रूप से सक्षम और वरिष्ठ नागरिक आराम से किसी भी प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकें। हमने स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वैयक्तिक, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, चैरिटेबल संस्थानों, कॉर्पोरेटों आदि को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। चूंकि भारतीय रेल बहुत से व्यवसायी यात्रा करते हैं जो सफर में काफी समय व्यतीत करते हैं, इसलिए उनके द्वारा समय के सदुपयोग के लिए मैं चुनिंदा गाड़ियों में भुगतान के आधार पर वर्क स्टेशनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। इस वर्ष एक पायलट परियोजना शुरू कर दी जाएगी।
रेलवे विश्रामालयों की ई बुकिंग। इस वर्ष के दौरान सभी स्टेशनों पर रेलवे विश्रामालयों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यात्री अनुकूल सेवाएं प्रदान करना भारतीय रेल का मुख्य उद्देश्य है। इस दिशा में मैं ऑनलाइन बुकिंग का दायरा बढ़ा रहा हूं। जनता एक गाड़ी बुक कर सकती है, जनता कोच बुक कर सकती है, जनता बर्थ बुक कर सकती है और जनता चेयर कार में एक सीट बुक कर सकती है। खान पान। अध्यक्ष महोदय, रेलों पर खान पान काफी लंबे समय से एक चिंता का विषय रहा है। ऑन बोर्ड खान पान सेवाओं की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार लाने और विविधता प्रदान करने के उद्देश्य से मैं चरणबद्ध आधार पर प्रतिष्ठित ब्रांडों के पहले से तैयार किया हुआ भोजन रेडी टू ईट शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अलावा मैं पूरी निष्ठा से NABCB प्रमाणित एजेंसियों द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र शुरू करके खान पान सेवाओं में प्रत्यक्ष सुधार लाने का इच्छुक हूं। थर्ड पार्टी ऑडिट के अलावा यात्रियों को परोसे गए भोजन पर IVRS तंत्र के जरिए यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करने की प्रणाली शीघ्र ही शुरू की जाएगी। यदि सेवा विशेष रूप से स्वच्छता और स्वाद के मामले में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होगी तो ठेकों को रद्द करने के सहित वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलों का प्रमुख स्टेशनों पर फूड कोर्ट स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि यात्रियों को गाड़ी के भीतर ईमेल, SMS और स्मार्टफोन आदि के जरिए स्थानीय भोजन का ऑर्डर भेजने का विकल्प मिल सके। नई दिल्ली अमृतसर और नई दिल्ली जम्मू तवी खंडों के बीच पायलट परियोजना शीघ्र ही शुरू की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि जहां साफ सफाई होती है वहां देवता वास करते हैं। महोदय, मुझे रेलगाड़ियों और स्टेशनों में साफ सफाई की खराब स्थिति के बारे में पता है। रेलें साफ सफाई को उच्च प्राथमिकता दे रही है, परंतु स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए अपेक्षित स्तर पर साफ सफाई बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अध्यक्ष महोदय, मैंने चालू वर्ष में साफ सफाई के लिए बजट आवंटन में काफी वृद्धि की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% ज्यादा है। मैं 50 बड़े स्टेशनों पर साफ सफाई गतिविधियों को आउटसोर्स कर व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा कराने का और अलग से हाउसकीपिंग विंग स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो स्टेशनों पर साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देगा और स्वच्छता बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी इसी विभाग की होगी। अध्यक्ष महोदय, स्टेशनों पर साफ सफाई बनाए रखने के लिए स्टेशन पर एक कॉर्पस फंड की व्यवस्था की जाएगी। साफ सफाई संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए स्टेशनों पर CCTV लगाए जाएंगे। सभी PRS टिकटों के पीछे अखिल भारतीय स्तर के शिकायत हेल्पलाइन नंबर मुद्रित किए जाएंगे। आवधिक थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रणाली शुरू की जाएगी। इसके अलावा स्टेशनों पर रेल पथों और प्लेटफॉर्म एप्रनों पर मलमूत्र की समस्या को कम करने के उद्देश्य से रेल गाड़ियों में जैविक शौचालयों की पर्याप्त संख्या में वृद्धि की जाएगी। इस समय 400 रेलगाड़ियों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं दी गई हैं और यात्रियों से अच्छे फीडबैक प्राप्त हुए हैं। यह सेवा सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में शुरू की जाएगी। वातानुकूलित सवारी डिब्बों में मुहैया कराए जा रहे बेड रोल की गुणवत्ता में सुधार लाने का उद्देश्य से मैं मशीनीकृत लॉन्ड्रियों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूं। हम स्टेशनों और गाड़ियों में प्रायोगिक तौर पर पीने के लिए RO यूनिट लगाने की भी शुरुआत करेंगे। स्टेशनों को गोद लेने और वहां पर बेहतर स्वच्छता एवं साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठित और इच्छुक गैर सरकारी संगठनों, चैरिटेबल संस्थानों और कॉर्पोरेट घरानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलों में यात्रियों की सुरक्षा की सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। अनुमान है कि रेल पथ नवीकरण, बिना चौकीदार वाले संपारों को समाप्त करने और निचले सड़क पुल एवं ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए प्रत्येक वर्ष 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। मुझे विभिन्न राज्यों से ऊपरी सड़क पुलों और निचले सड़क पुलों के निर्माण के संबंध में बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मैं इस बजट में निचले सड़क एवं पुल एवं ऊपरी सड़क पुल के लिए 1,785 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं। मैं संबंधित राज्य सरकारों से अपने प्रस्तावों के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने और अपने हिस्से की लागत जमा करवाने का अनुरोध करूंगा। मैंने शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक प्रणाली शुरू किए जाने का विनिश्चय किया है। हम इन डिजाइनों को मानकीकृत करने और उन्हें ऑनलाइन करने का इरादा रखते हैं। इस संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाएगा।
ताकि स्वीकृति करने की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। भारतीय रेल पर 30,348 संपार हैं, जिनमें से 11,563 बिना चौकीदार वाले हैं। बिना चौकीदार वाले प्रत्येक संपार की विस्तृत जांच की जा रही है और स्थान की स्थिति के आधार पर उसे उपयुक्त माध्यमों द्वारा समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलों का पटरियों और वेल्डिंग की टूट फूट का पता लगाने के लिए आधुनिक व्हीकल बॉर्न अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पायलट परियोजना के रूप में 2 स्थानों पर अल्ट्रासोनिक ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम का भी परीक्षण किया जाएगा। मैं मेन लाइन और उपनगरीय सवारी डिब्बों दोनों में गाड़ी के चलने से पहले स्वतः दरवाजे बंद होने की प्रौद्योगिकी लाने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि यात्रियों की संख्या में सुधार किया जा सके। कुछ चुनिंदा गाड़ियों में पायलट परियोजना शुरू की जाएंगी। गाड़ियों में और स्टेशनों पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 17,000 रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों की भर्ती की जा रही है और शीघ्र ही उनकी तैनाती कर दी जाएगी। हम 4,000 महिला रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों की भर्ती का भी प्रस्ताव करते हैं। अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यात्रा की प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए जा रहे हैं। महिला रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों को शामिल करने के साथ महिला सवारी डिब्बों का मार्गरक्षण किया जाएगा। सभी श्रेणियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों पर अतिरिक्त ध्यान जाएगा, ताकि रेल यात्री परेशानी में उनसे संपर्क कर सकें। सुरक्षा हेल्पलाइन को बेहतर किया जाएगा। हम सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्टेशनों के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण करने की संभावना का भी पता लगाएंगे। In the field of domestic tourism in our country, we plan to मैं देश में घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में ऐसी भारी संभावना देखता हूं जिसका अभी लाभ नहीं उठाया गया है। हमारी पूर्वोत्तर राज्यों में इको टूरिज्म और एजुकेशन टूरिज्म शुरू करने की योजना है। देवी सर्किट, ज्योतिर्लिंग सर्किट, जैन सर्किट, क्रिश्चियन सर्किट, मुस्लिम सूफी सर्किट, सिख सर्किट, बौद्ध सर्किट, प्रसिद्ध मंदिर सर्किट आदि विशेष तीर्थ सर्किटों की पहचान की गई है। मैं इन सर्किटों के लिए विशेष पैकेज गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव करता हूं। इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मेरी तीर्थ यात्रा और पर्यटकों के लिए कम दूरी के लिए कुछ गाड़ियां शुरू करने का भी इरादा है। बगलकोट, बीजापुर, सोलापुर के रास्ते गदग से पंढरपुर तक पर्यटन गाड़ी चलाई जाएगी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों को कवर करेगी। इस प्रकार की एक दूसरी गाड़ी रामेश्वरम से चलाई जाएगी, जो कि बेंगलुरु, चेन्नई, अयोध्या, वाराणसी और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों को भी कवर करेगी। मेरी स्वामी विवेकानंद के नैतिक मूल्यों और उनके उपदेशों का प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन और कार्य का प्रचार करने वाली एक विशेष गाड़ी चलाने की भी योजना है। अध्यक्ष महोदय, अगली पीढ़ी की ई टिकटिंग प्रणाली को शुरू करके रेलवे आरक्षण प्रणाली का सुधार किया जाएगा। मोबाइल फोन और डाकघरों के जरिए टिकट बुकिंग को लोकप्रिय बनाया जाएगा। हम ई टिकट के क्षेत्र में प्रणाली की क्षमताओं में सुधार करेंगे, ताकि 2000 टिकट प्रति मिनट की तुलना में 7200 टिकट प्रति मिनट उपलब्ध कराई जा सके और एक समय में एक साथ 1,20,000 उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा सकें। सिक्के डालकर परिचालित होने वाली ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों की सुविधा का परीक्षण किया जाएगा। इंटरनेट के जरिए प्लेटफॉर्म टिकट और अनारक्षित टिकट खरीदने की सुविधा मुहैया कराने का भी प्रयास किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए उनका समय बचाने के लिए पार्किंग सह प्लेटफॉर्म कॉम्बो टिकट शुरू की जाएगी। अब मैं आता हूं संचालनात्मक सुधार पर। अध्यक्ष महोदय, नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की ओवरलैपिंग भूमिका के कारण फिलहाल रेलवे बोर्ड का कार्य बोझिल हो रहा है, इसलिए मैं इन दोनों कार्यों को अलग अलग करने का प्रस्ताव करता हूं। अब मैं आता हूं कर्मचारी कल्याण। भारतीय रेल पर 13.1 लाख कर्मचारी है, जिनमें से अधिकांश रेल सेवाएं मुहैया कराने के लिए कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। मेरा एक कर्तव्य है कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इस दिशा में मैं निम्नलिखित कार्य शुरू करना चाहता हूं। पहला, इस समय कर्मचारी हित निधि में 500 रुपए प्रति व्यक्ति राशि का अंशदान दिया जाता है। मैं इस राशि को बढ़ाकर 800 रुपए प्रति व्यक्ति करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा सराहनीय कार्य निष्पादन करने पर उनके लिए विशेष योजना की घोषणा करने का प्रस्ताव करता हूं। सभी स्वास्थ्य इकाइयों, मंडल स्तर के अस्पतालों और सेंट्रल अस्पतालों के साथ साथ हमारे पैनलबद्ध अस्पतालों को एकीकृत करने के लिए
अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। लोको केबिनों में वातानुकूलन की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता की जांच करना। अब आता हूं कर्मचारियों के कौशल के विकास पर। मैं तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों विषयों के लिए रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रहा हूं। हम स्नातक स्तर पर रेलवे से संबंधित विषयों को चालू करने और कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता करेंगे। फिलहाल ग्राउंड लेवल के कर्मचारियों को स्थानिक तकनीकी संस्थानों में इस्तेमाल करके तकनीकी और गैर तकनीकी किस्म के अल्प अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाएगा। उच्च रफ्तार, भारी कर्षण परिचालन आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने के लिए सभी स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को भारत तथा विदेश में उपयुक्त संस्थानों में भेजा जाएगा। So, I think you are all pleased. मेरे विचार से आप मेरे बजट से सभी सहमत हैं। अब आता हूं रेलगाड़ियों की गति पर। कृपया मुझे सुनिए। प्रत्येक भारतीय की ये इच्छा और सपना है कि भारत में यथाशीघ्र बुलेट ट्रेन चलाई जाए। अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल लंबे समय से संजोए हुए इस सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मुंबई अहमदाबाद खंड पर पहले से ही चिन्हित किए गए कुछ खंड पर बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कई अध्ययन किए गए हैं। अध्यक्ष महोदया, हमारे महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता थी। अध्यक्ष महोदया, हमारे महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज रोड नेटवर्क दिया। आज हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रमुख महानगरों और विकास केंद्रों को जोड़ने के लिए उच्च गति वाले रेल के हीरक चतुर्भुज नेटवर्क की महत्वाकांक्षी योजना आरंभ कर रहे हैं। इस संबंध में उपाय करने के लिए इस बजट में उच्च रफ्तार परियोजना के लिए RVNL गलियारा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदया, यद्यपि बुलेट ट्रेनों के लिए पूरी तरह से नई अवसंरचना की आवश्यकता होगी, तथापि वर्तमान नेटवर्क को अपग्रेड करके मौजूदा रेलगाड़ियों की गति बढ़ाई जाएगी। इसलिए चुनिंदा सेक्टरों में 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि प्रमुख नगरों के बीच यात्रा समय में कमी आ सके। चुने गए क्षेत्र हैं दिल्ली आगरा, दूसरा दिल्ली चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली कानपुर, चौथा है नागपुर बिलासपुर, पांचवा है मैसूर बेंगलुरु चेन्नई, पांचवा मुंबई गोवा, उसके बाद है मुंबई अहमदाबाद, इसके बाद चेन्नई हैदराबाद और अंत में नागपुर सिकंदराबाद। अध्यक्ष महोदया, Please hear me, please hear me. कृपया मुझे सुनिए। जब आपने नहीं किया ये काम और मैं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में शामिल हो गई है। इससे न केवल जीवन आरामदायक हो गया है, बल्कि इससे सेवा प्रदान करना भी सरल और कारगर हो गया है। और अब सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। तथापि भारतीय रेलों में कंप्यूटरीकरण का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है, तथापि सभी प्रयासों में एकरूपता नहीं है, इसलिए वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भारतीय रेलों की प्रमुख कार्य प्रणालियों का व्यापक स्तर पर एकीकृत रूप में कंप्यूटरीकरण करके रेलों की कार्य संस्कृति और रेल सेवाएं प्रदान करने के कार्य में आमूलचूल परिवर्तन लाना समय की मांग है। अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल कंप्यूटर असिस्टेड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉल्यूशन भी शुरू करने वाली है, ताकि एक रूपता लाई जा सके। इसके लिए प्रारंभ में निम्नलिखित पहल की जाएगी। भारतीय रेल को 5 वर्ष के भीतर कागज रहित कार्यालय बनाने की ओर अग्रसर, अगली पीढ़ी की टिकट आरक्षण प्रणाली, एक और ए कोटि के सभी स्टेशनों और चुनिंदा रेलगाड़ियों में वाईफाई सुविधाएं, रेलगाड़ियों और चल स्टॉक की रियल टाइम ट्रैकिंग,
यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित वेकअप कॉल प्रणाली, मोबाइल आधारित गंतव्य आगमन चेतावनी, स्टेशन नेविगेशन सूचना प्रणाली, पीपीपी के माध्यम से सभी टिकट काउंटरों पर डुअल डिस्प्ले फेयर रिपीटर्स का विस्तार, स्टेशनों पर डिजिटल आरक्षण चार्ट जो बेंगलोर मॉडल है, कंप्यूटरीकृत पार्सल प्रबंधन प्रणाली का विस्तार, निर्धारित स्टेशनों पर नामित पिकअप सेंटरों की व्यवस्था करके विभिन्न ई कॉमर्स कंपनियों को लॉजिस्टिक सामर्थ्य प्रदान करना, रेलटेल ओएफसी नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ लोगों के लिए रेल कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। भारतीय रेल पर विस्तृत भूमि संपदा है जिसे डिजिटाइज करने और उसकी जीआईएस मैपिंग करने की आवश्यकता ताकि उसका बेहतर प्रबंधन तथा इस्तेमाल हो सके। इससे रेलवे को इस भूमि की सुरक्षा और संसाधनों में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग करने में सहायता मिलेगी। रेलवे भूमि पर रेलवे से संबंधित कारोबार शुरू करने और साथ ही वाणिज्यिक विकास के लिए निजी भागीदारी के माध्यम से भूमि संपदा का इस्तेमाल करके संसाधन जुटाने की संभावना का पता लगाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आधुनिक विश्व में विकास के साथ साथ चलने का प्रयास करते हुए रेल को विश्व भर में हो रही विकासात्मक गतिविधियों को अपनाना होगा और सतत रूप से नयापन लाना होगा। आने वाले कल की चुनौतियों का सामना बीते हुए कल के साधनों से नहीं किया जा सकता। मैं इस दिशा में अभिनव इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस केंद्र में भारतीय रेल कर्मियों के विचारों को लिया जाएगा और सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों की नूतन सोच से लागत में बचत होगी और साथ ही राजस्व का सृजन होगा, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्य के भाग के रूप में मैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्टडी के अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। छात्र रेलों की किसी भी इकाई अर्थात मंडलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उत्पादन इकाइयों पर इंटर्न कर सकते हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के एक बड़े बैकलॉग से रेलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वित्त पोषण को जारी रखना है। तथापि कुछ पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं और कुछ अन्य पावर सेक्टर परियोजनाओं के लिए निजी निवेश और कस्टमर फंडिंग शुरू की गई है। तथापि यदि आवश्यकता के अनुसार अवसंरचना सृजित की जानी है तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे और क्षमता आवर्धन संबंधी 8 से 10 परियोजनाओं की पहचान की जाएगी। क्षेत्रीय रेलों को इस तरह की परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए निष्पादित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल ने पोर्ट डेवलपमेंट की सागर माला परियोजना के साथ मिलकर पीपीपी माध्यम के वित्त पोषण के जरिए पोर्ट कनेक्टिविटी का कार्य प्राथमिकता पर शुरू किया गया है। रेलवे द्वारा निजी भागीदारी द्वारा नए और उदीयमान पोर्टों को जोड़ा जाएगा। अभी तक भारतीय रेल की भागीदारी मॉडल पॉलिसी के अंतर्गत जयगढ़, दीघी, रेवास, हजीरा, टूना, धोलेरा, एस्ट्रांगा के पोर्टों तक रेल संपर्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है, जो कुल 4000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का है। अब मैं आता हूं कोल कनेक्टिविटी पर। रेलवे द्वारा टोरी, शिवपुर, कथोटिया क्षेत्र, झासुरगुड़ा, बारापल्ली, सरडेगा और भूपदेवपुर, रायगढ़ मंड क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोल कनेक्टिविटी लाइनों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इससे रेलों का यातायात बढ़ेगा और इससे लगभग 100 मिलियन टन की वृद्धि होगी तथा बिजली घरों तक तेजी से कोयला भी पहुंचाया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदया, हम पीपीपी माध्यम से नव विकसित एयरपोर्टों की तर्ज पर चिन्हित कुछ स्टेशनों का आधुनिक सुख सुविधाओं और यात्री सुविधाओं से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास करेंगे। प्रारंभ में स्टेशनों और इसके आसपास की भूमि और एयर स्पेस का उपयोग करते हुए महानगरों और महत्वपूर्ण जंक्शनों के कम से कम 10 स्टेशनों में अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करके उन्हें विकसित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल लॉजिस्टिक पार्कों जो गोदाम में माल रखने, पैकेजिंग करने, लेबल लगाने, वितरण करने, द्वार से द्वार सुपुर्दगी और प्रेषणों का पता लगाना उपलब्ध कराती है की स्थापना कर अपने लॉजिस्टिक परिचालन का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव करती है। इस संबंध में बेहतर कुशलता प्राप्त करने के लिए लदान और उतराई के यांत्रिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय रेल पर यातायात संचालन के मौजूदा पैटर्न में रेल प्रणाली पर 33% से भी अधिक मालगाड़ियां खाली चलती है क्योंकि मौजूदा भाड़ा दरों पर वापसी दिशा में यातायात प्राप्त नहीं होता।
अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए उपयुक्त कीमत निर्धारण तंत्र के जरिए मैं एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे भारित संचलन के मौजूदा अनुमानित स्तर से ऊपर ग्राहकों को उनके द्वारा पेश किए गए यातायात को कंप्यूटरीकृत FOICS प्रणाली से स्वतः ही छूट उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए भारतीय रेल प्रणाली पर खाली माल डिब्बों के यातायात में कमी आएगी। यद्यपि हमारी पार्सल आमदनी में निरंतर वृद्धि हुई है, तथापि मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काफी अधिक संभावनाएं हैं जिनका भारतीय रेलों द्वारा अभी दोहन नहीं किया गया है। इस समय पार्सल की वजह से यात्रियों को आवागमन में असुविधाएं होती है, इसलिए पार्सल यातायात के लिए पृथक टर्मिनल बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे ग्राहकों के लिए पार्सलों के भंडारण या समलाई के लिए पर्याप्त अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हों और निश्चित समय सारणी के अनुसार चलने वाली समर्पित पार्सल गाड़ियों में पार्सल प्रेषणों का संचालन हो। तदनुसार पार्सल संचालन में निजी भागीदारी के लिए एक योजना शीघ्र ही शुरू की जाएगी, जिसमें निजी पार्टियों को पार्सल वैन अथवा पार्सल रैक खरीदने की सुविधा होगी। माल यातायात टर्मिनलों के विकास के लिए PPP माध्यम से निजी माल यातायात टर्मिनल संबंधी नीति को परिष्कृत किया जाएगा। मैं पहले चरण में भारतीय रेल के 10 स्थानों यथा वत्वा, विशाखापट्टनम, बडगरा, चेरियानाड, भिवंडी रोड, अजरा, नवलूर, कोलंबी और सानंद पर तापमान नियंत्रित भंडारणों की उपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराकर सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी में फलों और सब्जियों के रेल द्वारा संचालन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता हूं। रेलवे टर्मिनल पॉइंटों को एकत्रित करने और वितरण करने का कार्य CRWC द्वारा किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इन उत्पादों की राष्ट्रीय बर्बादी से बचने के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में सब्जियों और फलों के उत्पादनकर्ताओं को अपने उत्पादों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट और अमूल सहयोग से दूध टैंकरों की विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध कराकर दूध के पारवाहन को सुविधा प्राप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। महोदय, रेल स्टेशनों, अन्य रेलवे इमारतों की छतों और भूमि का उपयोग कर PPP के माध्यम से 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय रेलवे डीजल इंजनों के कुल ईंधन उपयोग के 5% तथा बायोडीजल का उपयोग करना शुरू करेगी। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी। रेलवे को खराब परियोजना प्रबंधन के कारण समय बढ़ जाने और लागत के बढ़ जाने से काफी नुकसान हो रहा है। परियोजना के निष्पादन में होने वाली देरी से बचने के लिए मैं रेलवे बोर्ड स्तर पर परियोजना प्रबंधन समूह की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। इसी प्रकार ग्राउंड लेवल पर परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए परियोजना निगरानी एवं समन्वयन समूह की स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार, रेलवे के पदाधिकारी और पेशेवर शामिल होंगे। कार्य प्रणाली का सरलीकरण और आसानी से सूचनाओं की उपलब्धता से पारदर्शिता आती है और जनता के बीच विश्वास बढ़ता है। प्रशासन परियोजनाओं के निष्पादन और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और अधिक कारगर बनाने के लिए युक्तिसंगत खरीद नीतियों का अनुपालन किया जाएगा। 25 लाख रुपए और उससे अधिक की लागत के खरीद के लिए ई-खरीद अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार और अन्य स्टेक होल्डरों की सुविधा के लिए चालू परियोजना की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 23 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें से 11 राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। मैं पिछले वर्ष की तुलना में इन परियोजनाओं के लिए काफी अधिक धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। 2014-15 में पूर्वोत्तर की परियोजनाओं के लिए 5,116 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। ये पिछले वर्ष के आवंटन से 54% अधिक है और ये पिछले वर्ष के आवंटन से 54% ज्यादा है। इन अधिक आवंटनों और इस क्षेत्र में कार्यों की गहन निगरानी के द्वारा मैं आशा करता हूं कि दूधनोई, मेंदी पठार, नई लाइन, लमडिंग, बदरपुर, सिलचर, आमान परिवर्तन, हरमुटी, मुरकोक स्लेक और बालीपाड़ा, भालुकपोंग खंडों को शीघ्र चालू कर दिया जाएगा। इन उपायों से इस क्षेत्र में राज्य की राजधानी को जोड़ने और संबंधी परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। अध्यक्ष महोदय,
इस सम्मानित सदन को पहले से ही ये मालूम है कि देश भर के लाखों श्रद्धालुओं के चिर प्रतीक्षित संजोए हुए सपने को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में उधमपुर कटरा रेल संपर्क को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। हमने उधमपुर बनिहाल खंड पर बस द्वारा यात्रा करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ समझौता भी किया है। आप अगला वाक्य सुनिए। माननीय मंत्री जी बोलिए। हमने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ समझौता भी किया है ताकि उधमपुर और बनिहाल खंड पर बस मार्ग से भी यात्रा संभव की जा सके, जिससे यात्री अपने गंतव्य स्थल पर आसानी से पहुंच सके। अब रेलवे द्वारा बनिहाल से कटरा के मिसिंग लिंक को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 20,680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 29 परियोजनाएं चल रही हैं। मैं नव गठित राज्यों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करना चाहता हूं, जिससे उनकी आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को आवश्यक बल मिल सके। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोनों राज्यों में रेलवे से जुड़े मुद्दों से संबंधित एक समिति का गठन पहले ही कर दिया गया है, जिसमें रेलवे और राज्य सरकारों के पदाधिकारी शामिल हैं। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। महानगरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में निरंतर बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या की चुनौती को देखते हुए शहरी परिवहन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक सुचारू और निर्बाध इंटरमोडल परिवहन व्यवस्था अनिवार्य है और इसलिए शहरी परिवहन अवसंरचना के सृजन के लिए यात्री केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा। परिवहन के अन्य साधनों के साथ साथ रेलवे के एकीकरण की प्रणालियों को विकसित करने के लिए हम अन्य परिवहन मंत्रालयों और शहरी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। मुंबई शहर को 2 वर्ष की अवधि में 864 अतिरिक्त अत्याधुनिक EMU गाड़ियां दी जाएंगी। मुंबई उपनगरीय रेलवे में 1500 वोल्ट DC को 25 kV AC कर्षण में बदलने का कार्य पूरा होने से परिचालन लागत में कमी आएगी और परिवहन क्षमता में सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि बेंगलुरु शहर वाणिज्यिक गतिविधियों को भरपूर होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में भारी संख्या में दैनिक यात्रियों को आकर्षित करता है, जिससे बेंगलुरु सिटी को अपने उपनगरीय क्षेत्रों और भीतरी क्षेत्रों के साथ बेहतर संपर्क मिलेगा। उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेंगलुरु के मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क के संवर्धन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू किया गया है। इससे माल डिब्बों के लिए मांग की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगले 2 महीनों में शुरू कर दी जाएगी। इससे माल डिब्बा रजिस्ट्रेशन फीस के ऑनलाइन भुगतान के साथ साथ माल डिब्बों के लिए मांग दर्ज करने की सुविधा सुलभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान ERR इलेक्ट्रॉनिक रेलवे पावती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भारतीय रेल का नमक और परिवहन के लिए कम धड़ा भार वाले जंगरोधी माल डिब्बों को शुरू करने का प्रस्ताव है। आप मेरी बात सुनिए, मैं इसको पढ़ रहा हूं। पूर्वी और पश्चिमी DFC का समर्पित माल यातायात गलियारा परियोजना कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजना है जिसकी गहन निगरानी की जाएगी। समर्पित माल यातायात गलियारा के पूर्वी गलियारे के कानपुर मुगलसराय खंड के लिए 1100 मिलियन अमेरिकन डॉलर के लिए ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण करार पर चालू वर्ष के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। 2014-15 के दौरान लगभग 1000 किलोमीटर के लिए सिविल निर्माण ठेके प्रदान करने का लक्ष्य है। जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है तब से मुझे संसद के माननीय सदस्यों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के परीक्षण के आधार पर दिए गए ठहराव को जारी रखने के लिए भारी संख्या में निरंतर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मैं समझता हूं कि विगत में परीक्षण के आधार पर बड़ी संख्या में ठहराव की व्यवस्था की गई है। हालांकि मैं उन सभी का जो अपने कार्यस्थल अथवा निवास स्थल के नजदीक ठहराव चाहते हैं की इच्छा से सहमत हूं, परंतु प्रत्येक ठहराव के लिए प्रणाली को एक लागत वहन करनी पड़ती है। अत्यधिक ठहराव देने के परिणाम स्वरूप गाड़ियों की गति भी कम हो जाती है और यात्रा समय भी बढ़ता है, विशेषकर लंबी दूरी के यात्रियों के लिए। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी तो हमारी अधिकांश एक्सप्रेस गाड़ियां पैसेंजर गाड़ियां बन जाएगी। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि मैंने प्रयोगात्मक आधार पर दिए गए इन ठहरावों को
और 3 महीने की अवधि अर्थात 3 से 30 सितंबर 2014 तक जारी रखने की अनुमति दी है। इन ठहरावों की केवल परिचालनिकी, व्यवहार्यता और वाणिज्यिक औचित्य के आधार पर समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात नए ठहराव के लिए की गई मांग पर उसी मानदंड के अनुसार विचार किया जाएगा। हम जनता की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक गाड़ी संपर्क मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। योजनाओं के विस्तार और क्षमता संवर्धन के अलावा रेल में अब तक नए जुड़े हुए क्षेत्रों को कनेक्टिविटी मुहैया कराने के रूप में भावी जरूरतों और आवश्यकताओं का आकलन, नए उत्पादन खपत केंद्रों से माल के संचालन की आवश्यकता की सतत आधार पर आकलन करने की आवश्यकता है। माननीय संसद सदस्य, राज्य सरकारों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मुझे परियोजनाओं के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए मैं 2014-15 में नई लाइनों के लिए 18 सर्वेक्षण, दोहरीकरण, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए 10 सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। सागर, छतरपुर, खजुराहो, भोपाल और जबलपुर, उदयपुरा, सागर नई लाइन के सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं। मैं शीघ्र ही उनकी जांच कराऊंगा। इंदौर, जबलपुर, नई दिल्ली लाइन का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैसूर कुशलनगर मेडिकेयर नई लाइन का मैसूर कुशलनगर भाग का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और राज्य सरकार इन परियोजनाओं की लागत वहन करने के लिए सहमत हो गई है। इससे कोडागू के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों तक रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। मेडिकेयर तक शेष भाग का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद मैं इस परियोजना के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं। और मैंगलोर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का दोहरीकरण, भुसावल वडनेरा वर्धा तीसरी लाइन, कसारा इगतपुरी चौथी लाइन, करजत लोनवाला चौथी लाइन, इटारसी भुसावल तीसरी लाइन, मेहसाणा तक अहमदाबाद क्षेत्र में मीटर आमान लाइन का आमान परिवर्तन, पीलीभीत शाहजहांपुर का आमान परिवर्तन अद्यतन। और इन लाइनों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा और मुझे यह घोषणा करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि इन लाइनों को पूरा किया गया है और इससे राज्य सरकार इस परियोजना की लागत वहन करने के लिए सहमत हो गई हैं। इससे कोडागू में महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों तक रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। मेडिकेरे तक शेष भाग का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद मैं इस परियोजना के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। तारीघाट और गाजीपुर के बीच नई लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल मऊ तक इसके सर्वेक्षण का विस्तार करने की जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस लाइन को आगे रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सके। इसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। नई गाड़ियां, मैं सम्मानित सदन को सूचित करना चाहूंगा कि यद्यपि नई गाड़ी सेवाएं चलाने के लिए मुझे विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं, तथापि संसाधनों की तंगियों के कारण इनमें से कई सेवाओं का पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों के अनारक्षित और आरक्षित सेगमेंट की महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए मैंने क्रमशः जनसाधारण गाड़ियां और प्रीमियम गाड़ियां चलाने का विनिश्चय किया है, जिसमें 2014-15 के अंतरिम रेल बजट में घोषित गाड़ियां भी शामिल हैं। इन सेवाओं के विशेष अवसरों पर बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति की जा सकेगी। हॉलिडे और त्योहारों के अवसर पर होने वाली भीड़ भाड़ को कम करने के लिए स्पेशल गाड़ियां पहले ही की तरह चलती रहेंगी और इनमें मेल मारुतूर, वेलकन्नी, झाड़ाजाल आदि के लिए सेवाएं शामिल हैं, जिनके लिए मुझे जनप्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मैं 5 जनसाधारण गाड़ियां, 5 प्रीमियम गाड़ियां, 6 एसी एक्सप्रेस गाड़ियां, 27 एक्सप्रेस गाड़ियां, 8 पैसेंजर गाड़ियां, 2 मेमू सेवाएं और 5 डेमू सेवाएं भी शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा मैं 11 वर्तमान गाड़ियों का विस्तार करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन गाड़ियों की सूची दी गई है अनुलग्नक में।
सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस। प्रीमियम गाड़ियां मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली प्रीमियम एसी एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई प्रीमियम एसी एक्सप्रेस, सिकंदराबाद हजरत निजामुद्दीन प्रीमियम एसी एक्सप्रेस, जयपुर मुदेर प्रीमियम एक्सप्रेस, कामाख्या बेंगलुरु प्रीमियम एक्सप्रेस। एसी गाड़ियां विजयवाड़ा नई दिल्ली, लोकमान्य तिलक लखनऊ साप्ताहिक, नागपुर पुणे साप्ताहिक, नागपुर अमृतसर साप्ताहिक, नहरलगुन नई दिल्ली साप्ताहिक, निजामुद्दीन पुणे साप्ताहिक। एक्सप्रेस गाड़ियां अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस साप्ताहिक वाया वाराणसी, अहमदाबाद चेन्नई एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन वाया वसई रोड, बेंगलुरु मैंगलोर एक्सप्रेस, बेंगलुरु शिमोगा एक्सप्रेस, बांद्रा जयपुर एक्सप्रेस, बीदर मुंबई एक्सप्रेस, छपरा लखनऊ एक्सप्रेस वाया बलिया गाजीपुर वाराणसी। फिरोजपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन, गुवाहाटी नहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस डेली, गुवाहाटी मुरकोंग सलेक इंटरसिटी एक्सप्रेस दैनिक, गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस साप्ताहिक, हापा बिलासपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक वाया नागपुर, हजूर साहिब नांदेड़ बीकानेर एक्सप्रेस साप्ताहिक, इंदौर जम्मू तवी एक्सप्रेस साप्ताहिक, कामाख्या कटरा एक्सप्रेस वाया दरभंगा, कानपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक आजमगढ़ एक्सप्रेस वीकली, मुंबई काजीपेट एक्सप्रेस वाया बालाशाह, मुंबई पलिताना एक्सप्रेस साप्ताहिक, नई दिल्ली बठिंडा शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली वाराणसी एक्सप्रेस दैनिक, पारादीप हावड़ा एक्सप्रेस साप्ताहिक, पारादीप विशाखापट्टनम साप्ताहिक, राजकोट रेवा एक्सप्रेस साप्ताहिक, रामनगर आगरा एक्सप्रेस साप्ताहिक, टाटा नगर बैयपनल्ली विशाखापट्टनम चेन्नई एक्सप्रेस साप्ताहिक, बीकानेर रेवाड़ी पैसेंजर दैनिक, धारवाड़ दांडेली पैसेंजर वाया अलनावर दैनिक, गोरखपुर नौतनवा पैसेंजर दैनिक, गुवाहाटी मेहंदी पठार पैसेंजर दैनिक, हटिया राउरकेला पैसेंजर, बिंदूर कासरगोड पैसेंजर दैनिक, रंगपाड़ा नॉर्थ रंगिया पैसेंजर दैनिक, यशवंतपुर तुमकुर पैसेंजर दैनिक। मेमू सेवाएं बंगलुरु रामनगरम सप्ताह में 6 दिन, छपरा मुंडाइडिया सप्ताह में 6 दिन वाया बलिया, बारामूला बनिहाल दैनिक, संबलपुर राउरकेला सप्ताह में 6 दिन। मौजूदा गाड़ियों के चालन का विस्तार। दिल्ली सराय रोहिल्ला श्री गंगानगर एक्सप्रेस, मुजफ्फरनगर एक्सप्रेस बरौनी तक गोंदिया, हबीबगंज तक नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, सादुलपुर तक लुधियाना हिसार पैसेंजर, सोनापुर कप्तानगंज पैसेंजर गोरखपुर, सीवान तक गोरखपुर थावे पैसेंजर, वाराणसी तक बक्सर मुगल सराय मेमू, जसीडी तक झाझा, शाहजहांपुर तक लखनऊ हरदोई मेमू, जलेश्वर तक हावड़ा बेलदा मेमू। मैं जानता हूं कि इसमें हमें कुछ चीजों को देखना होगा। मैं और जो एक महान कवि हैं डीवी गणोपा, उनकी कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कुछ शंकाएं नहीं रहेंगी, ऐसा भी नहीं है कि आज की हमारी धारणा सदैव कायम रहेंगी। यदि कोई कमियों की ओर ध्यान दिलाता है तो मैं खुले मन से उसमें सुधार कर सकता हूं, परंतु अभी मेरी धारणा है यही सही है। और अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट 2014-15 माननीय सदन को संस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, Madam Speaker, I beg to present a statement of हिंदी और
अंग्रेजी के अनुवाद आप सबको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और तो रेल बजट पेश कर दिया है मोदी सरकार का पहला रेल बजट रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने